हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग तरल गतिकी पढ़ रहे हैं। यानी इसमें हम सब लोग श्यानता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। टोटल 3 वीडियो इससे हो चुके हैं। अब चौथा वीडियो जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो है, इसमें हम सब लोग सीमांत वेग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीमांत वेग होता क्या है, ये कब लगता है? सबसे पहली चीज, ये हर एक तरीके की वस्तु पर लगता है। ये एक ऐसा वेग होता है जिसके कारण हम सब लोग बरसात में वर्षा की बूंदों से हमें चोट नहीं लगती है। इसी वेग के कारण हमें बरसात के समय वर्षा में जो है जब पानी बरसता है तो उससे हमें चोट नहीं लगती है। पैराशूट से जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर उतरता है तो उसका वेग कम हो जाता है। जैसे ही पैराशूट खुलता है तो उसका वेग कम हो जाता है। कारण भैया यही है। क्लियर है बात? तो ये हर तरीके की वस्तु पर लगता है। हमने यहाँ पर रैंडमली एक ले लिया है वस्तु, कौन सी? गोलाकार। क्यों ले लिया? उसके लिए कुछ कारण है। क्योंकि गोलाकार वस्तु पर ही हमने बताया था स्टोक्स का नियम लगता है। तो हम स्टोक्स का नियम यहाँ पर लगाने के लिए, यानी एक प्रतिरोधी बल लगाने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ गोलाकार वस्तु की जगह पर कोई और आकार की वस्तु होती तो यहाँ पर हम सब लोग ड्रैग फोर्स लगाते। ठीक है, वो भी क्या होता है? प्रतिरोधी तरीके का बल होता है। जैसे कि ये होता है जब कोई वस्तु किसी तरल में यानी द्रव या गैस में उतरती है तो उस पर द्रव के उल्टे डायरेक्शन में, यानी कह सकते हैं कि भार की अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है, उसके वेग को कम करता है। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें हमने क्या लिया है? एक बीकर लिया है। उस बीकर में हमने एक गोलाकार वस्तु ली है और हमको पता है गोलाकार वस्तु है तो जाहिर सी बात इसके पास त्रिज्या ही होगी। और उस त्रिज्या का नाम हमने क्या दे दिया? स्मॉल आर। याद रखिए, जो बाहर का द्रव है उसका घनत्व तो हम याद रखना, द्रव का घनत्व तो हमेशा हम किससे लिखेंगे? रो से लिखेंगे। जबकि वस्तु का घनत्व तो हम हमेशा सिग्मा से लिखते हैं। क्लियर है बात? द्रव के घनत्व को रो से, वस्तु का घनत्व सिग्मा से यहाँ पर लिखना है। ठीक, और सबको पता है इस वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। उस द्रव्यमान के कारण ये वस्तु कहाँ की ओर जाएगी? नीचे की ओर जाएगी। जाहिर सी बात है, इस पर लगेगा भार। क्या लगेगा भैया? इस पर भार लगेगा। भार मतलब नीचे की ओर, गुरुत्व के कारण पृथ्वी इसको नीचे की ओर खींचेगी। क्लियर बात? और जब नीचे की ओर खींचेगी तो उस पर वेग किधर लगेगा? नीचे की ओर। वेग कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। और हम सब लोग ये पढ़े स्टोक्स के नियम में कि जो वेग के अपोजिट डायरेक्शन में श्यान बल लगता है, तो वस्तु नीचे जा रही है तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगने लगेगा? एक श्यान बल लगने लगेगा। ठीक है, श्यान बल लगेगा। क्लियर बात? जो इसकी गति को क्या करता है? विरोध करता है। भाई द्रव के पार्टिकल इसको क्या करेंगे? गति करने से रोकते हैं। और दूसरा लगेगा भैया उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल लगेगा। कौन सा लगेगा? बियॉन्डिंग फोर्स। बियॉन्डिंग फोर्स जिसको बोला जाता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल हम सब लोग याद है, अगर पानी से भरी एक बाल्टी लो और उस पर हाथ रखो तो हमें महसूस होगा पानी हमारे ऊपर क्या लगा रहा है? बल। या फिर आप हाथ को सीधे नीचे, सीधे पानी के अंदर, जो बाल्टी है ना पानी से भरी हुई, उसके अंदर सीधा हाथ ले जाएंगे तो हमें महसूस होगा कि पानी हमको कहाँ ढकेल रहा है? ऊपर की ओर। भाई वस्तु अगर नीचे जाएगी तो उसके सामने में जो द्रव आएगा वो क्या होगा? वो अलग हट जाएगा। और कितना द्रव हटेगा? जितना वस्तु का क्या होगा? भार होगा। क्लियर है ना बात? तो ये इतनी चीजें इस पर लगेंगी। तो टोटल कितने कितने फोर्स लग रहे हैं ये चीज याद रखिए। अगर वस्तु डायग्राम हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m। नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है? भार लग रहा है। और ऊपर के डायरेक्शन में 2 बल लग रहे हैं। पहला तो वेग के कारण श्यान बल ऊपर की ओर, और दूसरा द्रव की एक प्रकृति होती है उत्प्लावन बल। ये वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है। इसी बल के कारण ही समुद्र में जहाज और नाव चलती है। क्लियर बात? उत्प्लावकता। ठीक है भैया, अब आगे देखिए, जो वस्तु पर टोटल कितने भार बल लग रहे हैं वो चीज हम बात कर रहे हैं। वस्तु पर नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है? वस्तु का भार जो की है उन भार बराबर mg होता है। ये चीज याद रखिए। ठीक है, और जो कि इधर की ओर लग रहा है भैया, नीचे की ओर लग रहा है। इधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। हम तीर बना दे रहे हैं यहाँ पर, ऐसे समझ जाइए, मतलब नीचे की ओर लग रहा है। और यहाँ से भार का फार्मूला निकालेंगे। भार बराबर द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व गुणा आयतन। भाई ये किसकी बात कर रहा है? ये किसका द्रव्यमान है? वस्तु का। वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m है।
और द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन। वस्तु का घनत्व कितना है रो और सिग्मा, और आयतन कितना है हमको नहीं पता तो भी मान लेंगे, भाई जाहिर सी बात है गोलाकार वस्तु के पास आयतन तो होगा ही होगा। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। द्रव्यमान किसका है वस्तु का, तो घनत्व किसका होगा वस्तु का, आयतन किसका होगा वस्तु का। तो घनत्व किस वस्तु का कितना माना गया, ध्यान से देखिए, वस्तु की त्रिज्या स्मॉल r, वस्तु का वेग v, वस्तु का घनत्व सिग्मा, और द्रव का जो श्यानता गुणांक है, द्रव कितना गाढ़ा लिया गया इसके बारे में ई था, और द्रव का जो घनत्व है वो रो। ठीक, तो वस्तु का घनत्व कितना है सिग्मा है, और इंटू आयतन, आयतन मतलब कैपिटल V, और इंटू में कितना है देखो सामने G है। अच्छा, वस्तु कौन से आकार की, गोलाकार, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, और इंटू में कितना था G था। ये बन गया तुम्हारे पास भार। और दूसरा कौन सा बल लगेगा, ऊपर की ओर, भाई वस्तु नीचे जा रही तो अपोजिट डायरेक्शन में स्टोक्स के नियम में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, वेग की अपोजिट डायरेक्शन में श्यान बल लगेगा 6 पाई ईटा RV। गोलाकार वस्तु पर ही ये लगता है। किस ओर लग रहा है भैया, ऊपर की ओर लग रहा है, ब्रैकेट में लिख लेना, ये लिख देना नीचे की ओर, नीचे की ओर, और यहां पर कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की ओर। हो गया ना। अब अगला कौन सा लगेगा, उत्प्लावन बल, बियॉन्डिंग फोर्स। उत्प्लावन बल का फार्मूला होता है 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे तो 11th के सिलेबस में था लेकिन हट गया है। ठीक है, जो हमारा पिछला चैप्टर था उसमें था लेकिन वो हट गया सिलेबस से। तो ये याद रखिए, उत्प्लावन बल को FB से लिखते हैं, बियॉन्डिंग फोर्स बोला जाता है, और ये बराबर होता है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। और वस्तु का आकार कैसा है, गोलाकार। जो द्रव हटेगा तो कैसे आकार का हटेगा, गोलाकार ही हटेगा। तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, ये किसका भार है, द्रव का भार यहाँ लेना। यहाँ किसका भार था, वस्तु का था, यहाँ किसका लेना है, द्रव का। तो FB बराबर भार को हम W से लिखते हैं, किसका है, द्रव का, मतलब लिक्विड, हमने L लिख दिया। और भार बराबर होता है द्रव्यमान, भार यानी mg होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण होता है। m किसका लेंगे, ध्यान से देखिए, भार किसका है, द्रव का, भार किसका है, द्रव का, तो m भी किसका होगा, द्रव का होगा, और g सबके लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, पृथ्वी पर। अब यहाँ पर द्रव्यमान का फार्मूला सेम वही, घनत्व गुणा आयतन। अब यहाँ पर ये द्रव्यमान किसका है, ये द्रव्यमान किसका है, लिक्विड का यानी द्रव का, और द्रव का घनत्व कितना, द्रव का घनत्व तो यहाँ पर सिग्मा है, रो है, और इंटू आयतन होता है। आयतन कितना होगा, आयतन तो सेम ही होगा भैया, आयतन तो सेम ही होगा। जितने आकार की वस्तु अंदर गई है उतने आकार का पानी वहां से गायब हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्लास्टिक की बॉल, एक लोहे की गेंद अंदर डालेंगे तो उतने भर का ही तो पानी ऊपर जाएगा, हटेगा वहां से, जितने भर में वो वस्तु गई है। तो आयतन जितना वस्तु का होगा उतने ही आयतन का यहाँ से द्रव हटेगा, यानी कि V। और यहाँ पर फार्मूला हम लगा सकते हैं, रो इंटू V किसका है, गोले का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले और सर्कल में हमने कई बार बताया केवल त्रिज्या होती है, ऊंचाई नहीं होती, और त्रिज्या r मानी गई, और इंटू में क्या हो गया G। और ये किधर की ओर लग रहा है, ये भी नीचे की ओर ऊपर की ओर लग रहा, सॉरी माफ कीजिए, ये किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। अब आ जाइए हम डिफिनेशन पर आ जाते हैं। तो दो बल ऊपर लग रहे हैं और एक बल नीचे। तो भार के कारण वस्तु कहाँ जाना चाहती है, नीचे की ओर, लेकिन ये दोनों बल इसको कहाँ की ओर खींच रहे हैं, ऊपर की ओर। तो धीरे धीरे जा करके ये दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। कोई एक ऐसा समय आएगा कि ये दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भाई जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर जाएगी, नीचे का पानी इसको कहाँ की ओर ढकेलेगा, ऊपर की ओर ढकेलेगा। यानी कि ऊपर वाला बल नीचे वाले बल के बराबर कोई एक ऐसी पोजीशन आ जाए जब ये इस पर वस्तु पर लगने वाले दोनों ओर के बल आपस में बराबर हो जाए, तो उस समय वस्तु का जो वेग होता है उसी को हम सीमांत वेग यानी टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वही चीज है तरल पदार्थ में गिर रही वस्तु का वह अधिकतम नियत वेग, याद रखना नियत वेग हो जाता है। अगर कोई वस्तु तरल में गिरती है तो उस पर
नीचे की ओर और ऊपर की ओर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये बल आपस में बराबर हो जाते हैं, तो वस्तु एक नियत वेग से नीचे गिरेगी। यानी उसका वेग देखो, जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर जाएगी उसका वेग बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ग्रेविटी इसको किधर की ओर खींच रही है, नीचे की ओर खींच रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको नीचे की ओर खींच रही है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे ये नीचे जाएगी इसका वेग तो बढ़ रहा है, मान रहे हैं। एक मैक्सिमम मान पर ये पहुंच करके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बराबर, मतलब दो वस्तु पर लगने वाला नेट बल बराबर हो जाएगा। और ये जब हो जाएगा तो उस समय वस्तु का जो वेग रहा होगा वो होता है सीमांत वेग, यानी वस्तु साम्य अवस्था में आ जाती है। तो तरल में गिर रही वस्तु का वह अधिकतम नियत वेग, नियत वेग क्यों है, क्योंकि वस्तु पर लगने वाला नेट वेग समान हो जाता और वो या तो विरामावस्था में हो जाएगी या तो गिरेगी। लेकिन गिरेगी, ये चीज गारंटी की बात याद रखिए, विरामावस्था में वो नहीं जाने वाली, वो वस्तु रुकेगी है नहीं, वो वस्तु कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, लेकिन उसका वेग नियत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए क्या होगा फिर आगे। जिस पर लगने वाले सभी बल साम्य अवस्था में आ जाते हैं। याद रखिए, साम्य अवस्था का केस तभी लग सकता है जब वस्तु विरामावस्था में हो या फिर वस्तु एक समान वेग से गति कर रही हो। दो ही केस में बल साम्य अवस्था की स्थिति आ सकती है। बल पर बलों की साम्यावस्था की केस दो ही पोजीशन पर लगेगी, या तो वस्तु रुकी होगी या तो वो एक समान वेग से गति कर रही होगी। और यहाँ वस्तु एक समान वेग से गति करेगी। ठीक है भाई, क्यों करेगी, क्योंकि ऊपर वाला द्रव किधर की ओर अब इसको खींचे ढकेलेगा, नीचे की ओर, तो वस्तु ऑलरेडी नीचे की ओर जाएगी। क्लियर है ना बात। ये दोनों बल आपस में बराबर हुए। अब ऊपर वाला जो द्रव है वो इसको नीचे की ओर ले जा रहा है, वो जिस वेग से ले जाएगा वो होता है आपका सीमांत वेग और वो नियत होता है। तो तरल पदार्थ में गिर रही वस्तु का वह अधिकतम नियत वेग जिस पर लगने वाले यानी वस्तु पर लगने वाले सभी बल साम्य अवस्था में आ जाए, यानी वेग का ऐसा मान क्या हो जाए कि उस पर वस्तु पर लगने वाला बल क्या हो जाए, साम्य स्थिति में आ जाए। और जैसे ही बल साम्य अवस्था में आ जाएंगे उस समय जो वस्तु का वेग रहा होगा उसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु का सीमांत वेग, वीटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। इसका फार्मूला होता है वीटी बराबर 2/9 r²g, r है त्रिज्या, g तो ग्रेविटी होता है, और सिग्मा माइनस रो। सिग्मा क्या होता है आपका, वस्तु का घनत्व है, रो क्या है, द्रव का घनत्व, अपान में ईटा। ईटा क्या है, स्थिरता गुणांक, जिस द्रव में ये गिर रहा है। क्लियर बात। अब इसका डेरिवेशन करने के लिए हम क्या जानते हैं, वस्तु कौन सी स्थिति में आ गई है, साम्यावस्था में आ गई। और साम्यावस्था में आ गई है तो जाहिर सी बात है वस्तु पर लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा, वस्तु पर लगने वाला नेट बल 0 हो जाएगा। नेट बल 0 होने का मतलब है कहां पर, साम्यावस्था, साम्य स्थिति में। साम्य स्थिति दो ही केस में लगेगी, या तो वस्तु रुकी हो या तो एक समान वेग से नीचे गति कर रही हो, और एक समान वेग से गति कर रही है। इसीलिए अब ये नेट बल 0 होने का मतलब जितना नीचे की ओर बल लग रहा है वो किसके बराबर है, ऊपर की ओर लगने वाले बल के। तो नीचे की ओर कितना बल लग रहा है, भार के बराबर। ऊपर की ओर कितने बल लग रहे हैं, 2, एक तो F लग रहा है और दूसरा FB लग रहा है। कितना आया था, सिग्मा इंटू 4/3 πr³ g, और F श्यान बल है 6 पाई ईटा इंटू RV। अच्छा, एक चीज अभी हमने पढ़ा कि अगर सभी बल कौन सी पोजीशन में आ जाए, वस्तु पर, अच्छा यहां पर वस्तु पर लिख लेना, जिस पर वस्तु पर लगने वाला या जिस पर वस्तु पर लगने वाला, जिससे भी कह सकते हो, सभी बल साम्यावस्था में आ जाए, यानी उस वेग को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत वेग। जब सभी बल साम्यावस्था में आ जाएंगे तो उस समय वस्तु का जो वेग होगा वो सीमांत वेग होगा। यानी जाहिर सी बात है बल साम्यावस्था में है तो अब जो वेग रखेंगे वो वीटी रखेंगे, और प्लस का FB जो कि अभी हमने निकाला है रो इंटू 4/3 πr³ g। अब यहां से दोनों में से पाई बाहर निकालो, यहाँ पाई, पाई यहां से कॉमन लेकर के हम इधर वाले पाई से खत्म कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हमको वीटी निकालना है तो इसको एक तरफ रखो, ये वाला इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4/3 r³g, और ये वाला इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, रो इंटू 4/3 r³g, और इक्वल टू कितना बचा, 6 ईटा r इंटू वीटी।
ठीक है। अब इन सभी में कॉमन क्या है, देखो इतना चीज इन दोनों में कॉमन है, 4/3 पाई तो हट गया है, r³ g कॉमन हो गया, यहां से क्या बचा सिग्मा और यहां से क्या बचा रो, और बराबर में कितना बचा 6 ईटा r इंटू VT। r से यहां पर कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बचेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 6 ईटा को इधर भेज दीजिए तो VT बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो ऊपर कितना बचा 4 और 3 कहाँ आ जाएगा, ये नीचे है, r² g बचा और ब्रैकेट में कितना सिग्मा माइनस रो, और ये भी अगर बटे में चला गया तो ये भी बटे में और 3 भी बटे में, तो दोनों साथ में हो जाएंगे 6 ईटा। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो VT का फार्मूला यहां से क्या बनेगा, VT का फार्मूला यहां से बनेगा 2/9, 2/3 r² g और ब्रैकेट में रो सिग्मा माइनस रो, और अपॉन में कितना है ईटा, ये बन जाएगा। क्लियर है ना बात, ये इसका फार्मूला। एक केस है कि अगर सिग्मा और रो आपस में बराबर हो जाए तो होगा क्या, तो होगा कुछ नहीं, वस्तु तैरेगी, बस वस्तु क्या होगी तैरेगी। क्लियर है बात, ठीक, वस्तु तैरेगी, ठीक है, चाहे द्रव में हो चाहे हवा में हो। तो ये था टोटल डेरिवेशन। क्लियर है बात। इसका यूज क्या है डेली लाइफ में, पैराशूट जब खुलता है, आदमी जब जहाज से ऊंचाई से गिरता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती, गतिज ऊर्जा बढ़ती, स्थितिज ऊर्जा घटती, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा कि जो व्यक्ति है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने से वेग बढ़ेगा, तो लगातार वेग बढ़ने से वो क्या करेगा, पैराशूट खोलेगा तो उस वेग को बैलेंस कर देता है, नियत कर देता है, क्या करके, नेट बल 0 करके। यानी अब जो हवा पर व्यक्ति पर बल लग रहा था वो पैराशूट खुलने से वो बल टोटल बराबर हो गए, जितना नीचे लग रहा था उतना ऊपर हो गया, तो नीचे ज्यादा लग रहा था अब वो किसके बराबर हो गया, धीरे धीरे ऊपर के। तो वो उस कारण उसका जो वेग है वो नियत हो जाता है, यानी गिरता है, फिर जैसे ही पैराशूट खुलता है उसका वेग नियत हो जाता है, वो आराम से कूद जाता है, मतलब उतर जाता है। और दूसरा सेकंड है कि अगर वर्षा की बूंद नीचे गिर रही है तो वर्षा की बूंद आपकी हो गई यहाँ पर द्रव बूंद का कार्य करेगा, गोलाकार वस्तु का, और यहाँ पर जो द्रव का कार्य वहां पर हवा करेगी। यहाँ जो द्रव कार्य कर रहा है वो वहां पर वर्षा बूंद के लिए कौन कार्य करेगा, उसके लिए कार्य करेगा हवा। तो हवा की श्यानता की वजह से जो द्रव की बूंद है, पानी की जो बूंद है, वो अपने वेग को तुरंत किसमें बदल देगा, सीमांत वेग में, और जिससे बारिश होती है तो हमें चोट नहीं लगती है। ये थे इसके एप्लीकेशन, डेली लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल यहीं पर ये कंप्लीट हो गया है श्यानता चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं श्यान द्रव तो कंप्लीट, अब अश्यान द्रव पढ़ेंगे, अविरतता का सिद्धांत, बर्नौली प्रमेय, टॉरिसैली प्रमेय, ये सभी चीजें, और दैनिक जीवन में इनका यूज क्या है, कैसे टीन उड़ती है और कैसे हवा की जो है ट्रेन की चपेट में आकर के व्यक्ति की मौत कैसे होती है, या फिर कैसे हवाई जहाज उड़ता है या उतरता है, गेंद कैसे स्विंग होती है, ये सभी के सभी चीजें हम वहां पर बर्नौली थ्योरम में पढ़ेंगे। बस यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल हम बालाजी पब्लिकेशन से करवाएंगे, और साथ ही साथ अविरतता का सिद्धांत जो कि हमारा अश्यान द्रव होगा उसको पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, और चैनल में नए आए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।